बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा एक सवाल से बहुत परेशान है कि सर नवंबर का मंथ आ गया है, आधा नवंबर बीत गया है और अब मैं अगर एमएसटी सीईटी की तैयारी चालू करूँ तो क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे जो है जनवरी में बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है। जनवरी फरवरी में आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी पूरी तैयार हो जाओगे, तो सीईटी कैसे करें, दोनों को कैसे साथ में मैनेज करें, इन सारे सवालों का जवाब जो है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो सीईटी का सिलेबस है, जो सीईटी के चैप्टर्स है, जो 25 चैप्टर जो मैथमेटिक्स के हैं, मैं फ़िलहाल पूरा फोकस जो है वो मैथ्स को लेकर मैं डिस्कस करूँगा। और बोर्ड्स के जो चैप्टर्स हैं, क्या वो दोनों अलग अलग है? नहीं, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स सेम है। कुछ 11th के एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मगर जो 12th के चैप्टर्स हैं, वही चैप्टर्स जो है बोर्ड्स में भी है, वही चैप्टर्स जो है वो सीईटी में भी है, पूरा सेम है। तो क्यों दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हो? सबसे पहली गलती आपकी यहीं से शुरू हो जाती है कि अगर आप दोनों को अलग अलग सोचना स्टार्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। आज मैं आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको नो डाउट सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए, ये सब चीज़ें आज आप इस वीडियो के बाद डिसाइड ज़रूर करोगे और अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। और हम आपकी किस तरीके से मदद करने वाले हैं आपकी स्टडीज़ में, वो सब भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कर लीजिए। अगर बिना गोल के आप आगे बढ़ रहे हो, हाँ सीईटी पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी सर जो भी परसेंटाइल मिलेगा उसके हिसाब से ले लेंगे एडमिशन, नहीं ऐसा नहीं। आप सबसे पहले अपना ड्रीम कॉलेज को डिसाइड करिए, किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। उसके बाद जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपने डिसाइड किया उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जो है, 2 राउंड का कट ऑफ देख लीजिए। जो भी परसेंटाइल उसका होगा वो आपका गोल बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास बिना गोल के अगर आप काम कर रहे हो कि सर पढ़ाई करते रहेंगे, बाद में जो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगी वो ले लेंगे, नहीं। जो आपका गोल है उसके हिसाब से आपका परफेक्शन होना चाहिए, आप उस हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका डेडिकेशन होना चाहिए, तभी रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले गोल कर लीजिए। जो भी आपका XYZ परसेंटाइल का आपने माइंड में बनाया है, 95, 96, 97, 98 या 99 जो भी है, वो आप अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे लिख लीजिए। या तो सारे जो बुक्स है उसके आगे आप अपना गोल लिख लीजिए। जो बुक्स के आगे आप नाम लिखते हैं, नाम के आगे आप लिखिए वहाँ पे कि मुझे इतना परसेंटाइल आना है, ताकि रोज़ जब बुक ओपन करो तो आपका गोल आपके सामने होना चाहिए कि हाँ मुझे 99 परसेंटाइल मार्क्स जो है वो सीईटी में लाना है। ठीक है, चलिए, तो आपने गोल कर लिया। अब आपकी किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी से हम लोग पढ़ेंगे। क्या मेरे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मुझे पता है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो पहले उनको पढ़ना चाहिए। और हमारे पास कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सवाल नहीं पूछते, उसको बाद में करना चाहिए। ये चैप्टर्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, क्या मुझे 25 के 25 चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत है 99 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी होगी और किस तरीके से हम सीईटी के लिए आपको मदद करने वाले हैं। दूसरा, कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि हमारे पास कौन से चैप्टर्स को पहले करना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में करना है, और किस चैप्टर को रिवीजन कितना टाइम चाहिए और किसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और चौथी, सर मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो मैं दिन भर मैथ्स ही करते रहता हूँ, फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है तो फिजिक्स ही दिन भर करते रहता हूँ, ऐसा नहीं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये बैलेंस स्टडी करोगे तभी आपका रिजल्ट जो है वो बैलेंस्ड आएगा और अच्छे रिजल्ट से आप पास होंगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, तभी आप जो है उस गोल को अचीव कर पाएंगे। चलिए एक एक करके सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हमारा रोड मैप है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से मैं सारे चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ, मेरी क्या प्रायोरिटी रहने वाली है, वो चीज़ें, और मैं कैसे कैसे बोर्ड्स को भी साइड बाई साइड मैनेज करूँगा। तो चलिए सीईटी के, अगर जो सीईटी के सवाल आते हैं वो जो 11 से आते हैं उसका वेटेज होता है 20%, और जो 12 से आते हैं उसका वेटेज होता है 80%।
इसका मतलब क्या है कि 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ सीईटी इज फ्रॉम क्लास 12th। मतलब आप क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए सेम ही है। मतलब कि अगर आप सीईटी के लिए पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्टली 12th के भी सिलेबस को आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि उसके थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी अलग होती है, मगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। मैथ्स में जो है सीईटी की स्ट्रेटेजी, बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी सेम रहती है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरम्स वगैरह जो है डेरिवेशंस वगैरह करने पड़ते हैं, ऐसे सारी चीज़ें भी रहती हैं, मगर वो भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है। और वो आप अगर 4-6 महीनों में पढ़े भी होंगे तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पढ़ाई जाती है फिजिक्स में, सीईटी में भी, तो दोनों जगह आप उसको बैलेंस करके कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स की प्योरली बात करूँ तो मैथ्स में अगर आप सीईटी के लिए 12th पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्टली आप रिवीजन कर रहे हो बोर्ड्स के लिए भी। सेम है, दोनों का वेटेज भी सेम है। और जैसे कि 12th में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं बोर्ड्स के लिए, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना वो सीईटी के लिए भी। 12th में जिसका वेटेज ज़्यादा है बोर्ड्स के लिए उसका ही चैप्टर्स वेटेज ज़्यादा है सीईटी के लिए भी। तो सबसे पहले आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1। बोर्ड्स के ऐसे कुछ चैप्टर्स, 12th के ऐसे कुछ चैप्टर्स जो आपको करने ही करने हैं और पहले वो कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो हाई वेटेज वाले चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका रिजल्ट जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत वन साइडेड पेपर आता है, आप देखोगे ना कुछ लिमिटेड ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। मतलब मैं अगर आपके क्लियरली बात करूँ तो 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं 12th के 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन 7 चैप्टर को भी पढ़कर आप 60% ऑफ द पेपर, पूरा 80 का 60% नहीं, टोटल 60% ऑफ द पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना कोई दूसरे चैप्टर को पढ़े। इंडिपेंडेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो कौन कौन से सर चैप्टर्स है, कौन सी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 होनी चाहिए, इसको करना ही करना है, तब हम जाए बनाएंगे प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 2। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स ऐसे जो करना ही करना है। तो उसमें सबसे पहला और रैंक 1 जो लाई करता है वो होता है वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने आ जाएंगे क्वेश्चन? 5। तो 5 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। सेकेंड वेटेज में जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड ही अगला जो चैप्टर है वो वेक्टर से रिलेटेड ही है, लाइन एंड प्लेन। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो लाइन एंड प्लेन में मज़ा आ जाएगा। और ये भी लगभग 5 सवाल इस टॉपिक से आ जाते हैं। तीसरा, क्योंकि देखो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसी ऑर्डर में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तीसरा जो है वो आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन से ज़्यादा सवाल तो नहीं आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी किसी शिफ्ट में 4 आ गए तो आ गए, तो इसको क्यों करना है? पहले इससे भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होंगे ना, हाँ है, वो भी देखते, मगर बिना डिफरेंशिएशन के वो नहीं कर सकते, इसके लिए पहले डिफरेंशिएशन कर लेना। चौथा जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगेन 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हो कितना हाई वेटेज, मतलब आप खाली पहले 2 चैप्टर भी कर लोगे तो देखो 10% ऑफ द, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने परसेंटेज, समझ के चलो। 5वां सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट दोनों को साथ में कंसिडर कर लो, क्योंकि अगर अलग अलग भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट से 4 सवाल, फिर आएगा डेफिनेट, इससे 3 सवाल, फिर आ जाता है वापस से एक हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर 7वां, वो आ जाएगा आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन यहाँ पे 5 से 6 सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी किसी शिफ्ट में, मगर मैं एवरेज चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ये जो है वो
पिछले सालों में जिस तरीके से ट्रेंड फॉलो किया था उसका एवरेज मैंने देखा है कि इतने क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। अगर आप इनका टोटल भी कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 7, 30, तो कितना हो रहा है 30, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मतलब 30% ऑफ द पेपर आपने अटेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी नंबर 1 सेकेंड प्रायोरिटी में। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए आप लोग के पास 7th 8th चैप्टर, मतलब आपका 8th सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। क्यों सर लॉजिक से तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे? अरे बहुत इजी चैप्टर है भाई, बहुत इजी चैप्टर है। और उसमें भी है ना मोस्टली जो है ना वो आप समझ के चलिए कि अगर आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आता है तो उसी से सवाल बनने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, तो मैं फिलहाल 2 ही लिख रहा हूँ। 9th चैप्टर, 9वां चैप्टर आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट के 2 चैप्टर है मैथ्स में, आपने देखा होगा बहुत ही इजी है, निहायत ही इजी चैप्टर है। इससे ज़्यादा इजी तो मैं मान नहीं सकता कोई है। देखो इसमें क्या होता है, ये प्रायोरिटी टू लिस्ट हम इस तरीके से बना रहे हैं जिसमें टाइम सबसे कम लगे और आउटपुट ज़्यादा है, ना कि क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा हो। समझ रहे हो मेरी बात? इससे 3 सवाल बन जाएंगे आपके, 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर 10वां प्रायोरिटी में आपका होना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से आता एक ही सवाल है, किसी किसी शिफ्ट में 2 आया तो आया, मगर वो सवाल ऐसा होगा कि आपसे सॉल्व होगा ही होगा। तो जो हमने प्रायोरिटी 2 में लिस्ट में बनाई है चैप्टर्स, वो ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़कर हम कंफर्म जो है अपने मार्क्स को सिक्योर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है ये कुछ 11th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आप 12th के भी कुछ चैप्टर्स को ले सकते हो इसके अंदर, मगर मैं 11th के एक ऐसा चैप्टर ले रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज का हो जाता है, क्योंकि उससे 2 चैप्टर लिंक्ड है। जैसे कि एक सवाल लिमिट से आता है और एक सवाल आता है कंटिन्यूटी से। और आपको मैं बता दूँ, आपको 2 अलग अलग चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों से मिला के 2 सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। और ये इजी है, टाइम कम जाता है, और मोस्टली जो है इससे एक ऐसा ट्रिक है जिससे क्या होता है ना, मोस्टली सारे सवाल सॉल्व हो ही जाते हैं। 99% क्वेश्चन जो है ना आपके जो सीटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, वो उस ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको पढ़कर आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये आपके कुछ प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। इन बचे हुए चैप्टर्स जो है आपके, वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 3 में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो वो भी करिए। अब अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स में भी यही कुछ चैप्टर्स है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी था, अगर आप चाहिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उसको आप अपने इस वाले प्रायोरिटी में देखिए। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा वेरी कर सकता है प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं प्रायोरिटी लिस्ट में जो है ये लिमिट और क्वांटिटी ना कर करके मैं सर कुछ ऐसे चैप्टर जैसे मैट्राइसेस, बहुत ही इजी चैप्टर है, उसको कर लूँ। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा हाँ बेटा वही कर ले, मैट्राइसेस बहुत इजी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इजी सवाल आते हैं उससे भी, वो कर लेना। ठीक है, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 2 में थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, उसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, चाहिए तो आप वो इस वाली प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 12th वाली है। मगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको 11th और 12th दोनों जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के साथ पढ़िए। तो 11th वाली भी जो ट्रिग्नोमेट्री है और 12th वाली भी, तो वो आप प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 3 में सबसे ऊपर टॉप पे भी रख सकते हो कि अगर आपको शुरू करना है ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो आपको इधर में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। जब इनडेफिनेट और आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 3 पे सबसे टॉप पे रखोगे इसको, तो वो आपके काम ही आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, और किस तरीके से हमारा चैप्टर का प्लानिंग होना चाहिए, ये मैथ्स को लेके। और नो डाउट आप ऐसे ही आप अपने वेटेज को देखिए, हिस्ट्री चेक करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते थे, और उसके बेसिस पे जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और प्लानिंग अपने चालू कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़, सर
टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि दिन भर वो फिजिक्स पढ़ते रहते हैं या तो केमिस्ट्री, जो अच्छा लगता है वो खाली एक दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे बस, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिलहाल बोर्ड्स, जो बच्चे बोर्ड्स भी पढ़ रहे हैं और सीईटी भी दे रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो सब्जेक्ट हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये जो 4 सब्जेक्ट है वो तो हर बच्चे के पास है जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करे। ये 4 सब्जेक्ट, तो और कुछ बच्चे लोग के पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, आईटी, बायो, ये भी सब्जेक्ट है। तो सर मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है ये सारे सब्जेक्ट को, या तो ज्योग्राफी वगैरह भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको मैनेज करना है आपके बोर्ड्स के लिए, तो उसके लिए कैसे टाइम टेबल निकाले, कैसे टाइमिंग निकाले, वो हम डिस्कस करेंगे। और हमारा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, देखिए मैं अगर सजेस्ट करूँ तो क्यों ना क्यों ही ये जो 3 सब्जेक्ट है इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है, तो आपकी जो स्टडी आवर्स होनी चाहिए वो लगभग 4.5 से 5 घंटे की होना चाहिए। स्टडी आवर्स की मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्टडी आवर्स का जो मीनिंग है वो आप इंटरप्रेट गलत करते हो। स्टडी आवर्स का मतलब है ना वीडियो देख रहे हो वो नहीं, कॉलेज में अटेंड कर रहे हो वो भी नहीं, क्लासेस जा रहे हो, कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, उसको भी स्टडी आवर्स में कर सकते हो। आप जब खुद बुक लेकर सॉल्व करते हो, बुक लेके बैठते हो, उसको मैं स्टडी आवर्स कहूँगा। बाकी आप कोचिंग क्लास जा रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ये सब को स्टडी आवर्स में मत काउंट करना। कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपके पास होने चाहिए स्टडी आवर्स के लिए। अगर आप उतना नहीं निकाल पा रहे हो तो धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एग्ज़ाम आते आते आपको वो जो आपका गोल है ना वो अचीव नहीं हो पाएगा। किसी तरीके से टाइम टेबल बनाइए, दिन भर में 4 से 5 घंटे की आपकी स्टडी होना ही चाहिए। अगर आप 4 से 5 घंटे स्टडी नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, आप अपने परसेंटाइल को कम कर रहे हो। तो किस तरीके से 4.5 से 5 घंटा मुझे निकालना है, क्या क्या कितने आवर्स किसको देने हैं, तो देखो आपको मालूम है कि जो आपका 50% ऑफ द पेपर है वो पूरा मैथमेटिक्स है, तो नो डाउट मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो 2 घंटा आपको मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है कि कई बार कई सारे बच्चे लोग को पॉसिबल नहीं होता है कि इतने सारा, क्योंकि वो कोचिंग क्लासेस, कॉलेज का मैनेज करना, कॉलेज का राइटिंग वर्क, ये सारी चीज़ें मैनेज करते करते उनके लिए इतना घंटा नहीं निकलेगा। तो भी मैं कम से कम, अगर आप मैथ्स कम से कम सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास 1.5 घंटा तो सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इससे कम कर रहे हो, डेली डेली की बात करो, मैं डेली इससे कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे बाकी बच्चों लोगों के साथ। उसके बाद 1.5 घंटा कंपलसरी ये मैथ्स के तो निकलना ही चाहिए। 2 घंटा नहीं भी कर रहे हो, जिसको पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, और आधे घंटा वो है, वो आप अदर सब्जेक्ट को दे सकते हो। ये डेली की बात कर रहा हूँ मैं, डेली कम से कम आप इतने स्टडी आवर्स आपका होना ही चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए आप नहीं सही रास्ते पर है। इससे कम हो रहा है आपका स्टडी तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम हो रही है, मैनेज करिए, स्टडी प्लान को चेंज करिए। और एक और सजेस्ट करूँगा बात, आप लोग क्या करते हो कि टाइम टेबल बना लेते हो कि हाँ सर 6 से 10 अब मैं 4 घंटे ये निकाल लूँगा, 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, इस तरीके से स्टडी आवर्स नहीं निकाले जाते। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है। आप जैसे आपने बनाया, आपने मॉर्निंग उठ गए, जल्दी उठ गए मॉर्निंग में, तो 6 o'clock से लेकर 7 o'clock 1 घंटा आपने स्टडी किया, फिर फ्रेश हुए और आप बाकी सब एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को कोचिंग क्लास जाना है, या तो कुछ और काम करना है, वो सब मैनेज कर लीजिए। अगर आप कॉलेज वॉलेज जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चों का मॉर्निंग कॉलेज आता है, आफ्टरनून कॉलेज आता है, ठीक है कॉलेज वॉलेज का मैं हेक्टिक शेड्यूल मानता हूँ, तो आप 5 बजे तक फ्री हो जाते होंगे, लास्ट टू लास्ट यहाँ तक फ्री हो जाइए। आपका जो बाकी का एक्टिविटी है, आपने मॉर्निंग में 1 आवर स्टडी कर लिया, अब इवनिंग में आ गए, 5 बजे आ गए, आ जाओ घर पे, फ्री हो जाओ। मैं 6 बजे पकड़ लेता हूँ, 6 o'clock तक अगर आप फ्री हो रहे हो तो 6 to 7 आपका एक स्टडी आवर होना चाहिए, फिर ब्रेक होना चाहिए। आप कंटिन्यू शेड्यूल मत बनाइए, ब्रेक लीजिए, 15 मिनट का ही ब्रेक लीजिए, मत लीजिए। 15 मिनट का ब्रेक ले लिया आपने,
फिर वापस से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मतलब आप ऐसा करिए 1 आवर 15 मिनट ब्रेक, 1 आवर 15 मिनट ब्रेक, 1 आवर 15 मिनट ब्रेक, इस तरीके से स्टडी और बनाइए। आप भले 6 बजे बैठ रहे हो, 6 से 10 बैठ रहे हो, मगर आपका ब्रेक होना चाहिए हर 1 घंटे के बाद। आपको रिलैक्स होना है, कुछ भी करिए उस एक्टिविटी में। आप बाहर चले जाइए घूमने के लिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, जो भी करना है बाहर। इंडोर गेम्स आप खेल सकते हो कोई भी, तो आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हो, मगर 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल मैनेज करेंगे, इससे क्या होगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा और दिन भर पढ़ने का वो भी टेंशन नहीं रहेगा। और स्ट्रैटेजी बनाइए, शुरू करिए पढ़ाई। बिना इसके आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, टाइम निकालना पड़ेगा अगर आपने अभी तक सिलेबस कुछ नहीं पढ़ा है तो। ठीक है सर, अब हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं नया और आपके स्टडी में किस तरीके से मदद करने वाले हैं, वो मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ। तो कल हमारा, आज सैटरडे है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वीडियो पोस्ट भी हो जाएगी। संडे को जो है हम लोग लाइव लेक्चर सीटी के लिए यूट्यूब पर चालू कर रहे हैं और ये फिक्स टाइम टेबल होगा। डेली लाइव आऊँगा, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ सीईटी के लिए। एमएसटी सीईटी, जो बच्चे एमएसटी सीईटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए लाइव आऊँगा। डेली लाइव हम लोग क्लासेस करेंगे। डेली 1 घंटा आप देख रहे हो, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को 2.5 घंटा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने बाकी स्टडीज़ को भी मैनेज कर सको। डेली लाइव आके मैं जो भी डेट है, टाइमिंग है, लाइव आके आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, होमवर्क भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी करेंगे, आपकी तैयारी में पूरी मदद की जाएगी। आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। जो भी प्रिपेयर करना चाहता है हमारे साथ लाइव क्लास में, उसको ज़रूर शेयर करिएगा और जुड़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लेकर आइए और हम कंटेंट जो है अप टू द मार्क देने की कोशिश करेंगे। जो सीटी का कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरीके से सीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब सॉल्व करेंगे। डीपीपी भी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, डाउट भी क्लियर होगा। लाइव आपके साथ आकर एक कम्युनिटी बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे हम लोग व्हाट्सएप पे, जिस पे आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। मेरे साथ लाइव में भी डिस्कस करेंगे, ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा दिन तो मैं लाइव रहूँगा नहीं, तो आपके साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ा रहूँगा, वहाँ पे भी आपके साथ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। होप सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं 4 बजे लाइव आपके साथ, और लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पूरे लेक्चर्स को।